नमस्कार विद्यार्थियों। अपने बीए प्रोग्राम हिंदी इलेक्टिव के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास पाठ्यक्रम से मैंने कई व्याख्यान, कई सीरीज़, कई श्रृंखलाओं में बनाए हैं। विशेष रूप से विद्यार्थियों की डिमांड पर भक्तिकाल और आधुनिक काल पर कई लेक्चर, व्याख्यान का वीडियोस बनाए मैंने। इस सिलसिले में ही आज मैं अपने फर्स्ट ईयर बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए हिंदी इलेक्टिव डिसिप्लिन कोर्स के लिए आदिकाल विशेष पर कि क्या नामकरण की गुत्थी को सुलझाते हुए कुछ बातचीत कर लें, कुछ आदिकालीन साहित्यिक अभिरुचियों, प्रवृत्तियों पर बात कर लें। तो आज मैं आदिकाल पर व्याख्यान लेकर आई हूँ आपके लिए, ताकि वो पूरा पर्चा आपका मुकम्मल हो सके। विद्यार्थियों, आदिकाल को लंबे समय तक वीर गाथा काल भी कहा जाता रहा, यानी वीरों की गाथाएं। इस काल में प्रशस्ति गान लिखे गए, यशोगान लिखे गए, है ना, और इसीलिए रासो ग्रंथ लिखे गए, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। तो आज मैं इस पर विस्तार से भी बात करूंगी कि रासो ग्रंथ क्यों लिखे गए, उस समय प्रशस्ति गान क्यों हुआ, या वीरों की गाथाएं क्यों गाई गईं। आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से लंबे समय तक जाना गया। बहुत सारे चिंतकों ने, विद्वानों ने, आलोचकों ने इस काल को कई नामों से संबोधित किया, जैसे सिद्ध सामंत काल, चारण काल, क्योंकि चारण भाटों का ज़माना था। चारण भाट मैंने क्लासरूम में आपको समझाया है कि जो अपने राजा के दरबार में रहते थे, उनसे पारिश्रमिक पाते थे और फिर उस पारिश्रमिक के एवज में वो उनका प्रशस्ति गान लिखते थे, उनका यशोगान करते थे। न केवल दरबार में बल्कि युद्ध स्थल में भी, युद्ध भूमि में भी वे अपने राजा के साथ जाते थे और वहाँ उनको उनकी वीरता का, उनके शौर्य का, पराक्रम का गुणगान करते थे। तो ये इस यशोगान के कारण ही इसे चारण काल और चारण भाटों का समय था, तो चारण काल भी कहा गया। इसे आधार काल भी कहा गया, यानी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि। इसे नवजागरण काल भी कहा गया और संक्रमण काल भी कहा गया, संयोजन काल भी कहा गया, और आदिकाल तो कहा ही गया, जो अब प्रसिद्धि में है, लोकप्रियता में है। विद्यार्थियों, हिंदी काव्य के आरंभिक काल में दरअसल काव्य की विविध प्रवृत्तियों का उद्गम और मिश्रण चल रहा था। तो जब विविध प्रवृत्तियां हों, माने चारण भी हों, सिद्ध सामंत भी हों ना, साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि भी पड़ रही हो, नई नई जागृति भी आ रही हो, नए संक्रमण चल रहे हों, नए संयोजन चल रहे हों, तो जब विविध प्रवृत्तियों को हम किसी काल में देखते हैं तो उसे, क्योंकि वो शुरुआती काल था साहित्य के इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास का, तो उसे आदिकाल नाम जो है वो सर्वमान्य हो गया, सर्वस्वीकृत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया था। आप जहाँ तक देखेंगे इसका जो राजनीतिक माहौल था, वातावरण, क्योंकि कोई भी काल और युग, मैंने क्लासरूम में भी आपको बताया था कि रातों रात नहीं पलटता, तो रातों रात नहीं बदलता। ज़माना बदलता है अपनी साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियों और वातावरण के कारण। तो राजनीतिक वातावरण जो था, उस समय काव्य में वीर भावना की प्रधानता थी, वीरता प्रधान रचनाएं की जा रही थी। तो इस आधार पर भी इसे वीर गाथा काल नाम विद्वानों ने दिया। अच्छा, ऐतिहासिक दृष्टि से आप देखें तो आदिकाल में राजनैतिक अराजकता का समय था। लगभग सत्ता में, जनता में अव्यवस्था की स्थिति थी। सम्राट हर्षवर्धन के बाद साम्राज्य का लगातार पतन हो रहा था और भारत देश अधिकाधिक विघटन की स्थिति में था, विघटित हो रहा था। तो राजाओं में जो आपसी कलह था, आपसी द्वेष था, और इसके कारण जो छुटपुट युद्ध हो रहे थे, युद्ध की स्थितियां बन रही थी, इसकी वजह से विद्यार्थियों राष्ट्रीयता और देशभक्ति खतरे में थी। ठीक, आप इन सभी बिंदुओं को नोटिस में लेंगे और ध्यान देंगे। और इस काल में धार्मिक स्थिति भी गड्डमड थी, माने अपनी कोई धार्मिकता भी नहीं बन पाई थी, अपनी धार्मिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। धर्म के नाम पर समाज में बल्कि अनाचार था, घनघोर आडंबर का बोलबाला था। तो वैदिक और पौराणिक धर्म का ह्रास हो रहा था। ह्रास कहते हैं कि पतन, लगातार ह्रासोन्मुख था वैदिक और पौराणिक धर्म। बौद्ध और जैन धर्म और
तंत्र मंत्र के नाम पर, सिद्धियों के नाम पर ये आपस में उलझ भी रहे थे। तो धर्म के नाम पर मैं कहना चाहूँगी कि अनेकानेक शाखाएं, उन शाखाओं की प्रशाखाएं बढ़ रही थी और जनता भ्रमित थी कि किस धर्म को अपनाएं, किस राह चलें, किस रीति को अपनाएं और प्रार्थना पद्धति या पूजा की पद्धति कैसी हो। अच्छा, उस समय समाज में सिद्ध, नाथ, जैन, शैव, शाक्त, वैष्णव, शैव कहते हैं शिव के उपासक, शाक्त कहते हैं शक्ति के उपासक, जैन और बौद्ध आप समझ रहे हैं, सिद्धनाथ, ये सभी अपना अपने धर्म का, अपने अपने संप्रदाय का प्रचलन और उसको प्रचार कर रहे थे। ये सभी धर्म मिश्रित रूप से प्रचलित थे। तो राजनैतिक और आर्थिक दुर्दशा के कारण इस काल का सामाजिक जीवन, जैसा कि मैंने कहा धार्मिक जीवन और राजनीतिक उथल पुथल तो मैं बता ही रही हूँ कि अराजक स्थितियाँ थी, अव्यवस्था की स्थिति थी। तो इस रूप में ये एक माने उन्नति हो नहीं रही थी, न समाज की, न राजनीति की, न धर्म की। कारण राजनीति पर इस्लाम का आधिपत्य हो चला था और इन परिस्थितियों में देश में साहित्य का सृजन कैसे हो, किस तरह हो, दर्शन, ज्योतिष, कर्मकांड, इन सभी विषयों पर लिखा जा रहा था, ग्रंथ लिखे जा रहे थे। हर्ष हों, राजा भोज हों, जयदेव हों, कुंतक हों, क्षेमेंद्र हों, महिमा भट्ट हों, ऐसे बड़े बड़े विद्वान, प्रकांड विद्वानों ने ग्रंथों की रचना की है। हिंदी साहित्य ने हिंदी साहित्य में इनका विशेष प्रभाव रहा। साहित्य में धार्मिकता और वीरता की भावना अधिक थी। आदिकाल की बात अगर मैं कर रही हूँ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल में, जहाँ तक वीरगाथा काल जो नाम इसका पड़ा, इस काव्य की प्रवृत्तियों पर प्रश्न था कि उस समय चारण भाट थे, वो काव्य में यशोगान और राजा की प्रशस्ति गान कर रहे थे। तो राजा के रासो ग्रंथ लिख रहे थे, है ना, राजा की पूरे जीवन को, सर्वांगीण जीवन को, उनकी वीरता, शौर्य, पराक्रम की, उनकी शक्ति की, कितना समर्थ है राजा, है ना, पराक्रमी है, उसको आधार बनाकर चारण भाट रचना कर रहे थे। तो काव्य ग्रंथ रासो ग्रंथ कहलाते थे। याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट दे रही हूँ। तो रासो काव्य, प्रबंध और मुक्तक काव्य आदिकाल में लिखे जा रहे थे। मुक्तक कहते हैं छोटी छोटी रचनाएं और प्रबंध कहते हैं विशेष रूप से बांधी हुई, यानी संपूर्ण जीवन का आकलन और जीवन का महाकाव्य, उसको प्रबंध कहेंगे, और मुक्तक रचे जा रहे थे। अच्छा, पृथ्वीराज रासो, विसलदेव रासो, ये प्रबंध काव्य रासो ग्रंथ आदिकाल के माने जा सकते हैं। इसमें और भी रासो आप गिन सकते हैं, खुमान रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, इस तरह की कई रचनाएं, कई ग्रंथ, प्रबंध लिखे गए। वीरगाथा काल के काव्य में मुख्यतः उस समय के राजाओं, अब ध्यान दीजिएगा प्रवृत्ति कि इन रासो ग्रंथों में लिखा क्या गया, उस समय की राजाओं, उनके सामंतों, उनकी शक्ति, साम्राज्य, इससे संबंधित कविता में, काव्य में रचनाएं की जा रही थी। यानी जन जीवन तो इस दरबार से बाहर था। तो दरबारी संस्कृति में केवल दरबार का वर्णन हो रहा था, राजा के महात्म्य का वर्णन हो रहा था, लेकिन जनता कविता से अछूती थी। जनता के दुख दर्द की, तकलीफ की, जनता की व्यथा कथा, जनता का रहन सहन, जीवन साहित्य में झलक नहीं रहा था। तीसरा बिंदु दे रही हूँ। तो अब आप देखें कि दरबार से दूर जनता, राजा के लिए, राजा का दरबार, राजा का मनोरंजन, राजा की वीरता और उसका अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, जब यशगान करने लगते हैं, प्रशंसा गान करने लगते हैं, तो अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन होता है। तो वो दरअसल स्वामी को सुख देने के लिए, आश्रयदाता को सुख देने के लिए तमाम रासो ग्रंथ लिखे गए। अब आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि आदिकाल में रासो ग्रंथ लिखे गए और वो अपने स्वामी को, अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए, चारण भाटों यानी कवि की भी जमात थी, वो आश्रयदाता के अधीन रहते थे, पारिश्रमिक पाते थे, इनाम पाते थे और दरबार में रहकर दरबारी संस्कृति, राजा पर ही उसका यशोगान लिख रहे थे। तो स्वामी को प्रसन्न करने के लिए लिखा जा रहा था। अच्छा, अब ऐसी काव्य संस्कृति में, ऐसी सामंती माहौल में कवियों का ध्यान केवल राज दरबार पर, राजा पर,
जो युद्धों तक राजा के विराट जीवन पर सीमित रहा। तो देशद्रोही कहे जाने वाले जयचंद जैसे राजाओं की प्रशंसा भी, क्योंकि उनके आश्रय में कुछ कवि पल रहे थे, उन्होंने प्रशंसा परक काव्य लिखा। जयचंद राजा पर भी प्रशंसा परक काव्य लिखा। तो इस काल में रचनाओं में प्रकृति का चित्रण भी है, क्योंकि वो युद्ध भूमि तक जाते थे। राजा कितना सुंदर है, सुरम्य वातावरण में रहता है, शिकार आखेट करता है, युद्ध करता है, रानी जीतता है, युद्ध क्षेत्र जीतता है। तो प्रकृति का वर्णन भी आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों में आदिकाल में मिलता है। इन काव्यों में जिन युद्धों का वर्णन हो रहा है, बड़ा क्या कह सकते हैं, लाइव जैसे, तो उनका बड़ा सजीव वर्णन, युद्धों का सजीव वर्णन इसीलिए वे कवि कर पाए क्योंकि वे युद्ध भूमि में राजा के साथ जाया करते थे। तो पाठक के सामने युद्ध का वर्णन, दरबार का वर्णन बहुत सजीव है। अच्छा, युद्ध के मूल में कि युद्ध का किस कारण से हो रहे हैं, वो किसी राज्य की रानी, सुंदर स्त्री कारण बनती थी युद्ध का। जेह की बिटिया सुंदर देखी, तही घर जाहे धरे हथियार। तो यानी जिसके घर में, जिस राज्य साम्राज्य में, छोटे राज्यों में भी, क्षेत्रों में भी जिसके घर सुदर्शन स्त्री रानी राजकुमारी हुई, वहां जाकर हथियार बजने लगे, लड़ाई होने लगी युद्ध के कारण। तो इस काल में युद्धों का, क्योंकि ये युद्ध का काल था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि लड़ने वाली जातियों के लिए सचमुच चैन से रहना असंभव हो गया था। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम सब ओर से आक्रमण की संभावना होती थी। लगातार युद्ध हो रहे थे, जमीन को लेकर, जोरू को लेकर यानी स्त्री को लेकर, और राजा लड़ाई में व्यस्त थे। तो इस काल में काव्य में भी राजस्थानी मिश्रित डिंगल और पिंगल भाषा, जब मैं बताऊंगी विस्तार से आदिकाल की विशेषताओं पर तो बताऊंगी, डिंगल और पिंगल भाषा में रचनाएं हुई। साहित्यिक राजस्थानी भाषा इसे कहा जाता था, डिंगल को। ये भाषा वीर रस प्रधान रचनाओं के लिए सबसे उपयुक्त जान पड़ती है। इसके अतिरिक्त इस काल की रचनाओं में ब्रज, फारसी, तुर्की ऐसी भाषाओं के शब्दों का भी वर्णन मिलता है। चलिए अब अगले बिंदु पर आते हैं। काव्य में छंद, अलंकार महत्वपूर्ण थे। छंदों पर कविता की जा रही थी, है ना। तो छंदों में भी एक विविधता देखने को मिलती है और छंदों का बड़ा सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। इस काव्य में दोहा है, तारंग है, तोरक है, गाथा है, आर्या है, रोला, कुंडलियाँ, उल्लाला, जितने तरह के छंद आप पाते हैं, महत्वपूर्ण छंद जो अर्थ की दृष्टि से और शब्द की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऐसे छंदों का प्रयोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। तो कविता छंदों को ध्यान में रखकर, बल्कि छंदों को से चमत्कार पैदा करने के लिए भी कविता की जा रही थी। भाई राजा का यशगान हो रहा है या युद्ध का सजीव वर्णन हो रहा है, तो छंद उस तरह के रचे जाते थे। वीरगाथा काल में जो प्रसिद्ध कवि हुए, उनके नाम अगर आप गिनाएं तो चंदबरदाई, दलपत विजय, श्रीधर, कवि नल सिंह, नरपत नाल, जगनिक, इस तरह के कुछ नाम आप दे सकते हैं। अच्छा, अमीर खुसरो को कैसे भूल सकते हैं। अमीर खुसरो, स्वयंभू विद्यापति, राम सिंह, धनपाल, इस काल की प्रमुख काव्य कृतियों का नाम अगर आप लेना चाहें तो सबसे पहले और बार बार कहूंगी मैं पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, विसलदेव रासो, परमाल रासो, हमीर रासो, विजयपाल रासो। आप देख रहे हैं विजयपाल नाम से ही, राजा के नाम से पृथ्वीराज, खुमान, है ना। तो राजा के नाम से ही रासो ग्रंथ लिखे गए। अच्छा, इसी काल में, आदिकाल की ही बात कर रही हूँ मैं, आदिकाल की विशेष रचनाओं की बात जब मैं कर रही हूँ, तो विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा कि विद्यापति की पदावली, विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्ति पताका, संदेश रासक, इन रचनाओं का भी इसी काल में आविर्भाव हुआ। चलिए अब थोड़ी सी बातचीत हम आदिकालीन कविता की विशेषताओं पर कर लें, जो आपकी परीक्षा में भी काम आएगा और जो प्रश्न के तौर पर आपसे पूछा जाता है कि आदिकालीन कविता की विशेषताएं बताएं।
तो विशेषता की दृष्टि से आप देखें तो अभी हमारी बातचीत में ही जो मैंने एक पृष्ठभूमि बनाई अपने व्याख्यान में, इस बातचीत में ही आपको समझ में आया होगा कि पहली ज़रूरी विशेषता क्या है? आश्रयदाता का गुणगान, आश्रयदाता की प्रशंसा। पॉइंट टू बी नोटेड। अपने अपने आश्रयदाता का बढ़ा चढ़ाकर, जो मैंने कहा था ना अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन, तो बढ़ा चढ़ाकर आश्रयदाता को सबसे ऊंचा दिखाना, विराट दिखाना, विरोधियों को, शत्रु पक्ष को नीचा दिखाना, ये कवि का धर्म हुआ करता था। धर्म रिलीजन नहीं, कर्म, कर्तव्य। तो कवि अपने आश्रयदाता को कभी पराजित नहीं दिखाता था, कायर नहीं दिखाता था। क्यों? क्योंकि उसे राज दरबार से पारिश्रमिक मिलता था, स्वर्ण मुद्राएं मिलती थीं, और इस लोभ लालच में वो अपने राजाओं का झूठा यशोगान भी करते थे। तो इस काल में पहली विशेषता जो आप लिखेंगे विद्यार्थियों, स्तुतिगान हो रहा था, प्रशंसा गान हो रहा था। अब दूसरी बात, दूसरा पॉइंट जो आप नोटिस में लें, ऐतिहासिकता का अभाव है। बेटा साहित्य जो है इतिहास के बिना अछूता है, अप्रामाणिक है। साहित्य को प्रामाणिक प्रासंगिक इतिहास बनाता है, लेकिन आदिकालीन साहित्य आप देखें तो वहाँ चरित्र नायकों को रखा गया है ना, जिनको आधार बनाया गया अपने उन ग्रंथों का, लेकिन वो उनके कार्यकलाप, उनका जन्म, उनकी तिथियां सब गायब हैं, मेल नहीं करती। तो इतिहास की अपेक्षा कल्पना पर आधारित समूचा साहित्य रचा गया है आदिकाल में, ये याद रखिएगा। यानी आदिकालीन कवियों ने कल्पना और अतिरंजना के आधार पर अपने अपने इतिहास पुरुष को, इतिहास चरित्र को गढ़ा है। आदिकालीन वीरगाथा काल जिसे कहते हैं, इसकी यही विशेषताएं महत्वपूर्ण ढंग से आप जानेंगे। पहला, आश्रयदाता का स्तुतिगान कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, और ऐतिहासिकता का अभाव होने के कारण ये अप्रामाणिक सिद्ध होता है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा बिंदु फिर आ जाएगा कि कैसा है ये रचना, कैसी है विशेषता? अप्रामाणिक रचनाएं इस काल में हुई, यानी संदिग्ध है प्रामाणिकता इनकी। भाषा शैली और वस्तु की, विषय वस्तु जिसे कंटेंट मैं कहती हूँ, भाषा शैली और विषय वस्तु की दृष्टि से इन रचनाओं में बहुत परिवर्तन मिलता है, बहुत अंतर मिलता है, और लगता है कि ये इन पुस्तकों में शताब्दियों तक परिवर्तन होता ही रहा है। जैसे जैसे इन ग्रंथों को आप पढ़ते जाएं, अलग अलग काल में, अलग अलग युग में, तो संदिग्ध बन जाता है, तिथियां नहीं मेल खाती। क्या सचमुच में इतिहास में ऐसे पात्र और चरित्र थे? और यदि थे तो उनके जीवन काल की उन घटनाओं, परिस्थितियों से मेल नहीं खाता, वास्तविकता नहीं मिलती, सब कुछ अतिरंजनापूर्ण था, सब कुछ कल्पना पर आधारित था। इसीलिए तीसरा बिंदु तुम्हारा क्या बन जाएगा? अप्रामाणिक रचनाएं हुई। अच्छा, चौथी बात, युद्धों का सजीव वर्णन कवि कर रहे थे। जैसा कि मैंने बताया पृष्ठभूमि में भी, कैसे कर पा रहे थे? क्योंकि वे अपने राजा के साथ युद्ध स्थल में भी जाते थे। उनकी वीरता का, उनके शौर्य का, पराक्रम का, राजा कितना शूरवीर है, कितनी रानियां जीत चुका है, कितने राज्य जीत चुका है, तो युद्धों का सजीव, अत्यंत सजीव वर्णन इन कवियों ने किया है। क्योंकि राजाओं के साथ युद्ध भूमि में वे भाग लेते थे सैनिक की तरह, और नेपथ्य में बैठकर रचनाएं करते थे, उनको चीयर करते थे, उनको उनका यशोगान, उनको कविताएं और पंक्तियां, उनका ओज, उल्लास और ताकत बढ़ाते थे। पांचवा विशेषता आप बता सकते हैं, मैंने कहा ना कि राष्ट्रीयता का अभाव है, देश प्रेम का अभाव है। आदिकालीन साहित्य में बहुत क्षीण है राष्ट्रीयता और देश प्रेम का भाव, पूरी तरह से इसका अभाव लगता है। यानी आश्रयदाता ही भगवान था, राजा ही भगवान था, राजा अपने आप में राष्ट्र था एकमात्र, और राजा 150 ग्रामों में भगवान की तरह ही पूजा जाता था। तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और राजाओं का जो आपसी कलह था, जो आपसी जूझ और संघर्ष था, उससे राष्ट्रीयता बार बार खतरे में पड़ती थी। राष्ट्रीयता कहते हैं ना कि एक छत हो, सुरक्षित, संरक्षित, तो ऐसी कोई भावना आदिकालीन साहित्य में देखने को नहीं मिलती। चूंकि समाज में ही देखने को नहीं मिलती, इसलिए साहित्य में भी देखने को नहीं मिलती। पॉइंट टू बी नोटेड। छठी विशेषता कहोगे तो वीरता और श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचनाएं की गईं। अपने राजा का वीर रूप, उसका श्रृंगार रूप वो कितना सुंदर है, चाहे वो अराजक है, हिंसक है, क्रूर है,
चाहे वो सुदर्शन नहीं है, उसके बावजूद वह सुंदर है और वीर है। उसका अच्छा समन्वय दिखाकर दरअसल उसी पर रचनाएं की गई। तो राजा के वीर रूप और श्रृंगार रूप, सौंदर्य पर भी बहुत सारी रचनाएं हुई। जन जीवन, अब अगला बिंदु इसी तरह आप कह सकते हो, क्योंकि दरबार में कविता पल रही थी, दरबारी संस्कृति और सामंती जमाने की ही बात हो रही थी, राजा की बात हो रही थी, तो जनता छूट रही थी, जनता का सुख दुख छूट रहा था। तो अगला बिंदु तुम क्या दे सकते हो, यानी 7वां बिंदु, कि जन जीवन का चित्रण आदिकालीन साहित्य में नहीं है, बहुत कम है। अच्छा, काव्य के 2 रूप दिखाई दे रहे थे, प्रबंध और मुक्तक। ये भी बात मैंने की। प्रबंध में यानी बड़े आकार की रचनाओं में जैन साहित्य में चरित्र साहित्य लिखे गए, पुराण साहित्य लिखे गए, राम काव्य, कृष्ण काव्य लिखे गए, कई रोमांटिक काव्य लिखे गए, कुछ लोक साहित्य और गीत काव्य भी लिखे गए। तो छंदों में 2 तरह के, काव्य में 2 तरह के 2 रूप आपको दिखाई देंगे। क्या? एक प्रबंध, दूसरा मुक्तक। मुक्तक मतलब छोटे आकार की रचनाएं। अच्छा, भूमिका में ही मैंने बताया विविध छंद प्रयोग किए जा रहे थे, दोहा, रोला, तोमर, गाथा। तो इस तरह के ये सारे छंद जो कविता में आ रहे थे, चमत्कार उत्पन्न करने के लिए आ रहे थे। भाषा की दृष्टि से देखो तो राजस्थानी भाषा उस समय साहित्यिक भाषा थी, और डिंगल पिंगल जिसे कहा जाता था, ये राजस्थान की भाषा, साहित्य की भाषा होने के कारण, क्योंकि लोगों की भाषा यही थी, तो इसी में जैन साहित्य लिखा गया, इसी में पश्चिमी अपभ्रंश में भी लिखा गया, सिद्ध साहित्य भी लिखा गया। तो वीर काव्य, सारे वीर काव्य, क्योंकि डिंगल और पिंगल भाषा में ड वर्ण की आवृत्ति बहुत होती है, ड वर्ण बार बार आता है, तो वीर काव्य सभी डिंगल और पिंगल भाषा में ही लिखे गए। जो लौकिक काव्य लिखे गए वो कुछ छोटे मोटे खड़ी बोली में भी लिखे गए। अच्छा, ये काल अंतर विरोधों का काल था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है विद्यार्थियों, आपसे छूटे ना। आदिकाल अंतर विरोध का काल है, मतभेद का काल है, विभिन्नताओं का काल है। इस काल में एक तरफ पूरब है, एक तरफ पश्चिम है, इसका भेद। ठीक, तो इसमें ये साहित्यिक रूढ़ियाँ भी दिखाई देती हैं, राजाओं की झूठी प्रशंसा दिखाई देती है, श्रृंगारिक रचनाएं दिखाई देती हैं, मिथ्या नैतिकता दिखाई देती है, इसका प्रचार किया गया। रूढ़ियों का विरोध एक तरफ हो रहा है, एक तरफ ब्राह्मणवाद और जातिवाद पर प्रहार भी हो रहा है। तो इस काल के एक ही कवि की एक ही काव्य में भी अंतर्विरोध खोजा जा सकता है। विद्यापति शैव भी हैं और वैष्णव भी, यानी वो शिव के उपासक भी हैं और कहीं कहीं वो शक्ति के भी, विष्णु के भी उपासक दिखते हैं। तो भक्त के साथ साथ वो श्रृंगारिक रचनाएं भी विद्यापति करते हैं। अच्छा, रासो शैली अगर आप देखें तो रासो तो लिखे ही जा रहे थे, रासक गेय के रूप में होता था, यानी कविता को वो गाते थे, गायन शैली में, गीत शैली में रासो लिखे गए। कुछ प्रश्नोत्तर शैलियां में भी लिखा गया, जैसे संदेश रासक, पृथ्वीराज रासक, कीर्ति लता, बाही बलराम आदि ऐसी शैली का प्रयोग है जहां कुछ प्रश्नोत्तर भी होते हैं। 2 व्यक्तियों का वार्तालाप आपस में दिखाया जाता है, संवाद दिखाया जाता है। ठीक, आदिकालीन साहित्य में महत्वपूर्ण है प्रकृति चित्रण भी, लेकिन प्रकृति अपने स्वतंत्र रूप में नहीं आई, जैसा कि आधुनिक काल में आप देखेंगे। स्वतंत्र रूप में ना आकर आलंबन और उद्दीपन के रूप में प्रकृति मौजूद थी, यानी नदियां हैं, पर्वत है, प्रभात है, संध्या है, इन सब पर रचनाएं, खूब सारी रचनाएं हुई जो विजुअल हो रही थी, जो चित्रात्मक भाषा थी। प्रकृति की चित्रात्मकता वहाँ दिखाई देती है और वो बड़ी स्वाभाविक सी लगती है। विद्यार्थियों, मेरा ख्याल है कि आदिकाल से आप विधिवत परिचित हुए। बहुत शुक्रिया।